बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेन स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 डॉक्यूमेंट की। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, थोड़ा जूम करते हैं, देखो इस तरीके से आपके सामने मेन स्क्रीन आएगी जिसमें जो कॉलम्स हैं, ये देखो ये सभी क्या है, कॉलम्स हैं। कॉलम्स जो है वो आपके अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉलम्स। और जो हमारी रोज होगी वो स्टार्ट होगी 1 2 3 इस तरीके से। तो हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं रोज को। ठीक है, ये हमारी क्या है, रोज है। कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स कह सकते हो। अब आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रोज हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स से। ठीक है, एक बात देखो यहाँ पे, देखो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो ये थर्ड सेल है इसका एड्रेस क्या होगा, और आपको कंसीडर क्या करना है कि रो वाइज नंबरिंग हो रखी है। ठीक है, तो थर्ड सेल ये वाला है, तो थर्ड सेल कौन सा हुआ, C1 हुआ, अगर हम रो वाइज नंबरिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये पूरी जो शीट है ये कहलाता है वर्कशीट। क्या कहलाता है, ये वर्कशीट कहलाता है ये। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का, वो क्या होता है, बुक 1 होता है। ठीक है, तो बुक 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव होता है। जैसे कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 से होता है, तो यहाँ पर बुक 1 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वर्कशीट है, और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स क्या कहलाता है, वर्क बुक कहलाता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2007 में क्या होता है, 3 आपके सामने यहाँ पे आपको शीट दिख रही होगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स यहाँ पे मिलती है। और अगर बात करें वर्क बुक की, तो वर्क बुक क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, तो वर्कशीट कह सकते हैं या फिर आप इसे स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, वर्कशीट कहें या फिर स्प्रेडशीट कहें, एक ही बात है यहाँ पर। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट को हम क्या बोलते हैं, एक वर्क बुक कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, पूरा एक वर्क बुक है। ये एक पूरी वर्क बुक है जिसके अंदर 3 शीट्स का एक कलेक्शन है। ठीक है, तो अ वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स और स्प्रेडशीट्स एंड मैक्रोज। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 2007 की अगर बात करें तो इसमें 3 वर्कशीट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है जब हम कोई भी न्यू वर्कबुक को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द वर्कशीट्स आर डेजिग्नेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 अलग अलग फोल्डर टाइप टैब्स मिलते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आप उस शीट पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं शीट्स को। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये पूछ सकते हैं कि रोज़ और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से क्या बनता है। तो जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्लैक बॉक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एक सेल कहते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से क्या मिलके बनता है, एक सेल मिलता है, और इसी का हम एड्रेस निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है A1, तो एड्रेस कैसे आया, पहले आया कॉलम का नाम A और फिर रो का नंबर क्या है 1, तो A1 ये वाला सेल का एड्रेस होगा। ठीक है, अब देखो नीचे आते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सेल 2007 का जो पूरा यूज़र इंटरफेस उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, द ऑफिस बटन, द क्विक एक्सेस टूल बार एंड द रिबन। देखो यहाँ पर कई बार पूछते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है और ऑफिस बटन की पोजीशन कहाँ होती है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेव का बटन होता है, और यहाँ पर 2 बटन और होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। और यहाँ पर आपका ऑफिस बटन होता है। ठीक है, ऑफिस बटन है यहाँ पे। ऑफिस बटन के अंदर क्या होता है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है रिबन। इस रिबन के अंदर आपके सभी क्या होते हैं, अलग अलग मेन्यू टैब्स होते हैं, जिसके अंदर होम, इंसर्ट,
पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू होता है, ठीक है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं MS एक्सेल के यूज़र इंटरफेस के। अब देखो, अगर आपको न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो इसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं ऑफिस बटन पे और उसके बाद आपको इस न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं क्लिक। नाउ यू आर एबल टू ओपन रिसेंटली यूज्ड और न्यू वर्कबुक्स यूजिंग दिस पैनल। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर हम ब्लैंक और रीसेंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप कोई अपना टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर वही कॉलम्स, रोज और सेल्स को समझाया हुआ है। देखो एक बार फिर देख लेते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल मार्क्स जो होते हैं ये वाले, ये कॉलम्स है आपके ABCD, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्कशीट के अंदर अल्फ़ाबेट्स के साथ ABCD एंड सो ऑन। रोज क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल मार्कर्स होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मार्कर मतलब ये वाले मार्कर्स जो होते हैं आपके, ये वाले। अब यहाँ पर इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के साथ, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सेल्स क्या होते हैं? देखो, सेल्स आर द सिंगल बॉक्स दैट यू गेट वेयर द कॉलम एंड द रो इंटरसेक्ट। जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर सेल बन जाता है, जैसे कि A1, B3, C2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें समझना क्या है? सेल रेफरेंस को समझना है। तो सेल रेफरेंस बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। सेल रेफरेंस क्या है? इज द सेल्स नेम एंड यू कैन फाइंड दैट बाय लुकिंग एट द टूल बार, ठीक है। तो सेल रेफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सेल का नाम क्या है। दिस मीन्स दैट द सेल इज सेलेक्टेड इज नेम्ड C28। अगर मान लो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे हमने इस वाले सेल को किया सेलेक्ट तो यहाँ पर A1 लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स ये इस सेल का रेफरेंस है, सेल का नाम है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें C28 सेल रेफरेंस को चेक करना है, इसका मतलब क्या होगा कि हम C कॉलम में हैं और रो नंबर 28 में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने सीखा सिलेक्टिंग अ सेल, कैसे सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपने माउस से जाकर उस पर क्लिक कर और फिर आप उसका जो एड्रेस है वो आपको टूल बार में दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स A4 से D10। अगर हमें A4 से लेके D10 तक का जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले आप क्लिक करेंगे A4 वाले सेल पर और उसके बाद माउस का इस्तेमाल करके आप माउस पे उस पर क्लिक करके उसे ड्रैग करते हुए जाएंगे और अपने D10 तक उसको ले जाएंगे और वहाँ पर कर्सर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? आपका पूरा जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से ऐसे करना है आपको। यहाँ पे A4 है, यहाँ से आपने माउस को उठाया और ड्रैग करते करते आप यहाँ तक ले आए, तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर A4 से लेके D10 तक के सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बेसिक डेटा एंट्री और फिल हैंडल की एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने डेटा को इंसर्ट किया है वर्कशीट के अंदर, जिसके अंदर जो हमारे ईयर है ये क्या है? न्यूमेरिक नंबर्स में है और जो हमारे टेक्स्ट हैं वो हमारे क्या है? मंथ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी एंड सो ऑन, ये सब क्या है? टेक्स्ट है। अब किस तरीके से हम एक्सेल में डेटा को एंटर कर सकते हैं ये समझते हैं। तो 2 मेथड होते हैं इसके। पहला मेथड क्या है? देखो यहाँ पे समझो। सबसे पहले हमने क्या किया है, मान लेते हैं कि हम A2 सेल पे हमने क्लिक किया, तो क्लिक ऑन द सेल A2 टू सेलेक्टेड, ठीक है। इसके बाद A2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने A2 को सिलेक्ट करा, ये रहा A2, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर टाइप कर दिया 1981 और एंटर को हिट कर दिया। नोटिस बाय हिटिंग एंटर वी ऑटोमेटिकली मूव डाउन टू द नेक्स्ट रो। जैसे ही हमने क्या किया, एंटर प्रेस किया, तो क्या हुआ? हमारा जो रो है वो एक नीचे आ गई, ठीक है। एंटर प्रेस करते ही जो हमारा ऑप्शन है रो वाला वो नीचे की तरफ आ गया। तो अब हम नीचे की तरफ डेटा को एंटर करेंगे। अब हम 1982 को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। अगर आपको एंटर नहीं हिट करना तो आप डाउन एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर आपने पूरी ये रो फिल कर ली, फिर हम B1 को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम जनवरी को टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद आप
टैब हिट करेंगे, मतलब राइट एरो को हिट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो हम फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे आगे आगे फिल करते चले जाएंगे। तो मैनुअली आप कर सकते हो यूजिंग टैब्स और राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो और डाउन एरो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डेटा फिल कर लिया। एक तरीका और होता है इसका, देखो मेथड नंबर 2। उसमें क्या होता है कि मान लो पहले हमने जो A2 हमारा सेल है ये वाला, इसके अंदर क्या किया, 1981 हमने टाइप किया, इसके बाद एंटर को हिट किया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, 1982 को टाइप किया। अब इसके बाद इन दोनों सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शेप्ड दिख रही होगी, इसे हम बोलते हैं फिल हैंडल। क्या बोलते हैं इसे? फिल हैंडल। तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अपने माउस कर्सर को इस फिल हैंडल पे, तो आपको एक स्मॉल बॉक्स दिखाई देगा। आपको सिंपली क्या करना है, उस वाले स्मॉल बॉक्स को नीचे की तरफ खींचना है। आप ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक भी आपको एंट्री करनी है वो एंट्री वहाँ तक हो जाएगी। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे 1992 तक करना है, तो आप जैसे ही उस फिल हैंडल मतलब इसको ड्रैग करेंगे तो अपने आप 1983, 84 ऐसे अपने आप हैंडल एक एक नंबर बढ़ाता चलेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है फिल हैंडल का। तो इस तरीके से भी हम एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपी, कट और पेस्ट की। तो किस तरीके से हम वर्कशीट में कट, कॉपी, पेस्ट करते हैं, देखो यहाँ पर। तो यूजिंग द सेम वर्कशीट सेलेक्ट सेल्स A4 टू D10। तो A4 से D10 हमने सेल जो है वो सिलेक्ट कर रखा है, ये वाला। इसी वर्कशीट पे हम कर रहे हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो सिंपली आप Ctrl+C कर सकते हैं कॉपी के लिए और Ctrl+X कर सकते हैं कट करने के लिए, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है उस वाले सेल पे जाके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V का इस्तेमाल करके, या फिर आप डायरेक्टली इन सभी ऑप्शंस का यूज़ भी कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपके सामने सभी कट, कॉपी, पेस्ट के लिए फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से हम रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट, डिलीट कर सकते हैं और सेल्स को भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले बात करेंगे कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो फॉर कॉलम्स एक्सेल इंसर्ट न्यू कॉलम्स टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। इस बात को आपको याद रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमें कॉलम्स को इंसर्ट करना है तो एक्सेल क्या करता है, न्यू कॉलम कहाँ पे इंसर्ट करता है, लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। जो कॉलम आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके लेफ्ट में, ठीक है, उसके लेफ्ट में ही न्यू कॉलम आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एड्रेस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है। अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है कोई न्यू कॉलम, अभी देखो यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है कोई न्यू कॉलम, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया। तो राइट क्लिक करते ही क्या हो गया, कॉलम बी पे जाके आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने पे आपको ये सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। तो इंसर्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो एक्सेल विल इंसर्ट अ ब्लैंक कॉलम बिटवीन द फुल नेम एंड द एड्रेस, ठीक है। देखो जैसे ही आपने इंसर्ट पे क्लिक किया तो फुल नेम वाला जो हमारा कॉलम था और जो एड्रेस वाला कॉलम था, इसके बीच में यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको लास्ट नेम नाम से नाम दे सकते हो। तो आपने देखा कि जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखा था उसके लेफ्ट में यहाँ पर आपको न्यू कॉलम मिला, यहाँ नहीं मिला राइट में, लेफ्ट में मिला। तो एड्रेस कॉलम के लेफ्ट में हमें कॉलम मिल गया है ये वाला, जिसको हमने लास्ट नेम नाम दे दिया है, ठीक है। तो इस बात का आपको याद रखना है। बाकी आप सभी इन पॉइंट्स को पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिलेगी। जो मैंने आपको समझाया वही सब पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे रोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इफ़ वी वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू रो फॉर एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक के लिए हमें क्या करना है, न्यू रो इंसर्ट करवानी है। तो कैसे करेंगे, तो आपको बताया था कि अगर हमें रो इंसर्ट करनी है तो क्या करना होता है उसके लिए। देखो रो इंसर्ट करने के लिए एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जो इंसर्ट करता है न्यू रो, वो आपकी सिलेक्टेड रो के ऊपर करता है। जिस भी रो को आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर आपको न्यू रो मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रही हूँ। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछ सकते हैं बिल्कुल कि एक्सेल के अंदर न्यू कॉलम कहाँ मिलता है और न्यू रो कहाँ मिलती है, तो इसका आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनी फ्रैंक की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉन डो और
फ्रेड जॉनसन के बीच में इसको इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट एनी फ्रैंक इंफॉर्मेशन हेयर। तो अगर हमने 3 को कर रखा है सेलेक्ट, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रो इंसर्ट होके आ जाएगी बिटवीन जॉन डो एंड द फ्रेड जॉनसन। तो इनके बीच में आ जाएगी वो रो, और उसमें वो आपका A3 बन जाएगा। अभी A3 क्या है, फ्रेड जॉनसन है। अब ये नीचे हो जाएगा, A4 में आ जाएगा, और A3 में हम एनी फ्रैंक की इंफॉर्मेशन को डाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यूजिंग द सॉर्ट फीचर के बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो फॉर एनी फ्रैंक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बिटवीन जो डो एंड फ्रेड जॉनसन, बट दिस टाइम वी विल क्रिएट हर रिकॉर्ड इन लाइन 5। तो हमें एनी फ्रैंक के लिए इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी थी, लेकिन हमने क्या किया, उसका रिकॉर्ड हमें जॉन ड्यू और फ्रेड जॉनसन के बीच में करना था, लेकिन हमने उसे लाइन नंबर 5 में कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमने लाइन नंबर 5 में एनी फ्रैंक की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जॉन ड्यू और फ्रेड जॉनसन के बीच में चाहिए एनी फ्रैंक की इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम सॉर्ट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट हम करेंगे लास्ट नेम के बेसिस पे। तो लास्ट नेम देखो यहाँ पर क्या है, पहला ड्यू है, फिर जॉनसन और फ्रैंक है। तो सॉर्ट का मतलब क्या है कि आप अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ये लास्ट नेम है ये स्टार्ट हो रहा है डी से, ये हो रहा है जे से, ये हो रहा है एफ से। तो अगर मुझे एनी फ्रैंक को बीच में डालना है, तो आप जानते हैं कि ABCD कैसे होती है, डी के बाद आता है E, फिर आता है F, फिर आता है G, H, I और J। ठीक है, तो यहाँ पर पहले D वाला आ जाएगा, फिर F वाला आ जाएगा और फिर J वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फ्रैंक है वो इनके बीच में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि लास्ट नेम पर सॉर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आप A1 से लेके G5 तक इस पूरे सेल को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है डेटा टैब पे। तो यहाँ पे ऊपर रिबन के अंदर आपको दिख रहा होगा डेटा टैब, इसके अंदर आपको सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक सॉर्ट की विंडो ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन पुल डाउन बॉक्सेस का इस्तेमाल करके सॉर्ट क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है। तो देखो आपको सॉर्ट करना है लास्ट नेम के बेसिस पे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी कॉलम्स नेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट नेम सेलेक्ट कर लिया और आपको वैल्यूज़ पे सॉर्ट करना है, और यहाँ पे ऑर्डर कर लिया सेलेक्ट। यहाँ पे 2 ऑर्डर है, देखो एक तो है आपका असेंडिंग, एक है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग क्या होता है, A से लेकर Z की तरफ, और डिसेंडिंग क्या होता है, Z से लेके A की तरफ। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 अलग अलग क्या है, सॉर्टिंग के ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमने कौन सा क्या है, सेलेक्ट A to Z वाला कर लिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर कर लिया। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो इस तरीके से आपका डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पर देखो पहले आ गया D वाला, फिर F वाला, और फिर जॉनसन से J वाला आ गया। तो इस तरीके से एनी फ्रैंक की इंफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में आ गई है। ठीक है, अब इंसर्शन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे डिलीशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपने कोई मिस्टेक कर दिया और आप किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपली उस कॉलम और रो को सिलेक्ट करना है जैसे आपको डिलीट करना है, और इसके बाद आपको उस कॉलम नेम और रो नेम पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आएगा और वहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक करना है और फिर वो रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब हमने राइट क्लिक किया था इंसर्शन के लिए, तो यहाँ पे इंसर्ट के साथ साथ डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा था, तो डिलीट भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे नीचे क्या है, देखते हैं इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग ऑफ न्यू वर्कशीट्स। तो आप देखो आप वर्कशीट्स को भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। देयर विल बी मेनी टाइम्स व्हेन यू नीड टू ऐड अ होल वर्कशीट रादर देन कॉलम्स और रोज। ठीक है, तो अगर देखते हैं हमें इंसर्शन करनी है वर्कशीट का तो कैसे करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे आप ऑन द टैब्स वेयर द नेम ऑफ द वर्कशीट आर। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका वर्कशीट का नाम आ रहा है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी जिसमें आपके पास ऑप्शंस आएंगे, सेलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ इंसर्ट यू वांट फ्रॉम द विंडो। तो आपको क्या इंसर्ट करना है, वर्कशीट, चार्ट,
मैक्रो या फिर डायलॉग, तो आपको वर्कशीट पे सिलेक्शन करके ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं न्यू वर्कशीट को, ठीक है। सिमिलरली डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके सामने ऊपर देखो डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा था, ठीक है। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली आप डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग के बारे में। तो किस तरीके से हम वर्कशीट्स को प्रिंट कर सकते हैं, देखो। तो अगर आप चाहते हो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना तो कर सकते हो। अगर आपका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो अगर आपकी वर्कशीट के अंदर इस साइज़ में आ रही है 8.5 से 11 के साइज़ के अंदर इंटू 11, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वर्कशीट बहुत बड़ी है तो उस केस में क्या होता है, दिक्कत आ सकती है। और आप देखते भी होंगे, यू मे हैव नोटिस दैट योर वर्कशीट हैज़ डैश्ड लाइन्स रनिंग डाउन एंड अक्रॉस इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको डैश लाइन दिखाई देगी। तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, देखो। सेटिंग द प्रिंट एरिया, आपको प्रिंट एरिया को सेट करना पड़ेगा। तो ऑन योर वर्कशीट क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, तो आपको वर्कशीट पे जाना है और क्लिक करना है पेज लेआउट टैब पे, ठीक है। इसके बाद क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स यू वुड लाइक टू प्रिंट, तो आपको उन सभी रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जो आप चाहते हो प्रिंट करना। इसके बाद अंडर पेज लेआउट क्लिक ऑन द प्रिंट एरिया देन सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है प्रिंट एरिया पे और फिर सेट कर देना है प्रिंट एरिया को। अब किस तरीके से आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू के साथ देखो। अब देखो देखते हैं किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं विद द प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और फिर क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो ऑफिस बटन में आपके सामने जो प्रिंट पे ऑप्शन आ रहा था उस पर क्लिक करके आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। द मेन्यू एट द टॉप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर आर मेनी प्रिंट फंक्शंस दैट यू कैन यूज़ फॉर योर वर्कशीट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके मार्जिन्स शो कर सकते हो और सेटअप भी कर सकते हो पेज को, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनली क्लिक करना है प्रिंट पे और फिर आप प्रिंट कर सकते हो अपनी वर्कशीट को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स समझ लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को और अब कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे MS एक्सेल के MCQs के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, MS एक्सेल इज़ अ डैश। तो MS एक्सेल एक कैसा सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नो इट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, नो। ऑप्शन नंबर सी है वर्कबुक सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है वर्कबुक के नाम से, यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है उसमें कॉलम लिमिट कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 13684, 16384, 18634 या फिर 84163। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16384। 16,384 कॉलम लिमिट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के अंदर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल 2019 हैज़ अ रो लिमिट ऑफ। तो MS एक्सेल 2019 में कितनी रो लिमिट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, देखो 1048576, 4810,576, 16384 या फिर 157648। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1048576, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 10,48,576 रो लिमिट है MS एक्सेल 2019 की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि MS एक्सेल 2019 में मैक्सिमम कॉलम विथ क्या है, इज़ ऑफ डैश करेक्टर्स। तो जो कॉलम में आप नाम लिखते हैं किसी भी कॉलम का, उसकी मैक्सिमम विथ क्या हो सकती है, कितने करेक्टर्स आप उसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है 256, ऑप्शन नंबर बी 512, ऑप्शन नंबर सी 255 या फिर ऑप्शन नंबर डी 128 करेक्टर्स। तो मैक्सिमम कॉलम विथ की लिमिट कितनी है, 255 करेक्टर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
Microsoft Excel was first time launched in dash by the Microsoft Corporation. तो Microsoft ने MS Excel को किस ईयर में लॉन्च किया था? ऑप्शंस देखो 1985, 1981, 1995 या फिर 1998। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1985 में लॉन्च हुआ था MS Excel। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइल, ठीक है, अ फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स टू ऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड एज। तो ऐसी फाइल जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसे आप क्या बोलते हो? वर्कबुक बोलते हो, एक्सेल बुक बोलते हो, डेटा शीट बोलते हो या फिर स्प्रेडशीट बोलते हो। उसे हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीट्स और स्प्रेडशीट क्या सेम बात होती है? ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक। ठीक है, अगर बात करूं 2019 जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स अवेलेबल रहती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार एक्सेल को देख लेते हैं। देखो ये हमारी एक्सेल की ऑफिस 2019 है। यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक है, यहाँ पर एक ही शीट बाय डिफ़ॉल्ट होती है। 2007 में कितनी होती है? 3 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पर शीट 1 ही होती है। ठीक है, तो ये आपका 2016 में भी यही था। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल। सेल्स को आप कैसे नेम दे सकते हैं MS एक्सेल के अंदर? यूजिंग रीनेम ऑप्शन, यूजिंग नेम बॉक्स, सिंपली डबल क्लिक ऑन द शीट नेम या फिर सिंपली डबल क्लिक ऑन द सेल एंड नेम इट। तो सेल को नेम देने के लिए आपको नेम बॉक्स के अंदर उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यूजिंग नेम बॉक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन MS एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड एज। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लो, रो है, सेल है, कॉलम या फिर टैब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स रोज आर लेबल्ड एज। तो रोज को हम किस तरीके से लेबलिंग करते हैं? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी A1 B1 C1 या फिर ऑप्शन नंबर डी ये रोमन में है 1 2 3। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप डेफिनेटली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट कॉलम्स को किस तरीके से हम लेबल करते हैं? तो यहाँ पर देखो क्या है कॉलम्स के लिए? ऑप्शंस ए है 1 2 3, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन नंबर सी A1 B1 C1 या फिर ऑप्शन नंबर डी रोमन में 1 2 3। ये भी आप कर पाएंगे डेफिनेटली, होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सेल्स को आप कैसे लेबल करते हैं? तो यहाँ पे सेम ही ऑप्शन है ऊपर की तरह, यहाँ पर भी होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स वेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट द डेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्कशीट, वर्कबुक, स्प्रेडशीट या फिर एरे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट। ठीक है, इसके बाद देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी होने वाली है? तो ऑप्शन देखते हैं कि ईच एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। हर एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हो सकती है, या फिर हर एक एक्सेल की वर्कशीट के अंदर मल्टीपल वर्कबुक हो सकती है, या फिर हर एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर मल्टीपल स्प्रेडशीट हो सकती है, या फिर हर एक एक्सेल की वर्कशीट के अंदर मल्टीपल स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हर एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हो सकती है। ठीक है, तो हम वर्कशीट का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर, ना कि स्प्रेडशीट का। हालांकि मतलब सेम ही होता है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं वर्कशीट का। और एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स सेल्स फंक्शन मस्ट स्टार्ट विथ। अगर आपको कोई फंक्शन अप्लाई करना है MS एक्सेल में, तो उस फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको किसका यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा? कौन सा सिंबल यूज़ में आता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या है, डॉलर सिंबल, इक्वल टू, डबल कोड्स या फिर F। तो फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू सिंबल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आपसे पहले भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन। डैश फंक्शन इन MS एक्सेल वर्कशीट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द सेल्स। किसी भी पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल में कितनी एंट्रीज है, इसको आप कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? सम का, AVG का,
काउंट का या फिर टोटल, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं काउंट फंक्शन का। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट द फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इनमें से कौन सा फंक्शन एक्सेल में यूज़ नहीं होता है? तो देखो यहाँ पे हाइपरलिंक होता है, काउंटिफ होता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, लेकिन एवरेज के लिए हम AVG का इस्तेमाल नहीं करते, हमें पूरा एवरेज ही लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 17 क्वेश्चन देखते हैं। द फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको देखा होगा आपने कि जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर 2 मेथड डेटा को कम्प्लीटली फिल करने के लिए, तो उसमें हमने इस्तेमाल किया था फिल हैंडल का। तो यहाँ पे ऑटो फिल वो फीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप सीरीज ऑफ डेटा को फिल कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। इन MS एक्सेल डैश फीचर मेक्स इट ईजियर टू ऐड रेपिटेटिव डेटा टू अ वर्कशीट। तो वर्कशीट में रेपिटेटिव डेटा को ऐड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन सा फीचर यूजफुल होता है? ऑटो सम, सॉर्ट, फिल्टर या फिर ऑटो कंप्लीट। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऑटो कंप्लीट फीचर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS एक्सेल पेज बॉर्डर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। तो अगर आपको पेज को बॉर्डर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए किस ऑप्शन में आप मिलेगा, किस टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा? इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट टैब में, व्यू या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। पेज बॉर्डर आपको इनमें से किसी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप MS एक्सेल में पेज बॉर्डर अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर MS एक्सेल है, ये देखो यहाँ पे अगर हम बात करें पेज लेआउट की, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? ये ऑप्शन आपको मिलता है MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर आप बॉर्डर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो पेज को। ठीक है, हम टेबल को बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन पेज को बॉर्डर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। इन MS एक्सेल Ctrl+S कैन बी यूज्ड टू। तो Ctrl+S का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे देखो सेव है, सेव एज है, स्विच बिटवीन द ओपन टैब या फिर स्टार्ट न्यू वर्कबुक। तो Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। इन MS एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से क्या शॉर्टकट हम प्रेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं Tab+N, Function+N, Alt+N या फिर Control+N। तो Control+N इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग डैश कीबोर्ड शॉर्टकट। तो क्लोज कैसे कर सकते हो आप वर्कबुक को? किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+C, Ctrl+W, एस्केप या फिर Ctrl+E। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वर्ड के अंदर, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 23rd क्वेश्चन है। डैश कैन बी यूज्ड एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू चेक द स्पेलिंग इन MS एक्सेल। तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए किस फंक्शन की को प्रेस करेंगे? F1, F7, F2 या फिर F12। ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, सेम ही फंक्शन की होती है दोनों के अंदर, वर्ड में भी और एक्सेल में भी, इसे आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन द MS एक्सेल। तो हेल्प के लिए आप किस पर्टिकुलर की को यूज़ करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं अक्सर कि हेल्प के लिए किस फंक्शन की को यूज़ करते हैं? Windows+H को, F1 को, F10 या फिर F12 को, और सॉरी F2 को। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। F1 का इस्तेमाल करते हैं हेल्प ऑप्शन को ओपन करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ पर, ओपन वर्कबुक्स कैन बी ईजिली स्विच्ड यूजिंग। अगर आपने 2 से 3 वर्कबुक को ओपन कर रखा है तो उसमें आपको स्विच करना है, तो कैसे आप स्विच कर सकते हो? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Tab का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो भी होमवर्क क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में डेफिनेटली करना, मैं उनके आंसर्स वहीं पर बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, चाहे वो वर्ड के हों, एक्सेल या पावर पॉइंट, उन सभी को कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर बात करूँ 50 क्वेश्चंस में से
6 to 7 क्वेश्चन आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से देखे गए हैं प्रीवियस पेपर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगी मैं एक टॉपिक है जिसे आपको डेफिनेटली कवर करके जाना है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। कब मिलेगी? जब पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करें, आपका एग्ज़ाम जल्दी होने की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच।